साल था 1985 का दिसंबर का महीना। गर्मियां खत्म होने को थी। मनो सर्दी या बर्फ की चादर ओढ़ कर आ रही थी। सुनसान सड़क थी। चेहरे पर मफलर ओढ़े हुए दो आदमी स्कूटर से सूरत शहर की ओर आ रहे हैं। ये स्कूटर शहर के बाहरी इलाके में जाकर रुक जाता है। यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। आसपास खेत खलिहान भी है। गरीब लोगों की इस बस्ती में 2 मंजिला छोटा सा मकान है। ये दोनों आदमी अपना स्कूटर मकान के नीचे खड़ा कर उस मकान में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक आदमी का ही ये मकान था और उस दूसरे आदमी को अहमदाबाद से पुलिस से बचाता हुआ अपने घर लाया था। ये दोनों इस मकान की दूसरी मंजिल के कमरे में चले जाते हैं। अब दिन बीतते गए। अहमदाबाद से आया हुआ वह आदमी इसी घर में ठहरा हुआ है। अड़ोस पड़ोस के लोग रोज उसे देखते हैं। पड़ोसियों को शक हुआ कहीं इस घर में जिसमें पड़ोसी का धंधा तो नहीं चल रहा, क्योंकि इस मकान वालों की माली हालत ठीक नहीं थी। बेचारे गरीब थे। अब इस दुनिया का दस्तूर है, आप गरीब हो तो पूरी दुनिया आपको शक की नज़रों से ही देखेगी। इस घर में जवान लड़की थी। आसपास के मोहल्ले वालों को शक हुआ कि पैसा कमाने ये लोग अपनी जवान बेटी से नक्की धंधा करवा रहे हैं। एक दिन मोहल्ले वालों ने पुलिस बुलाई। रात का वक्त था। पुलिस की टीम सीधे जा पहुंची दूसरी मंजिल पर। दरवाज़ा खटखटाया। इधर अंदर बैठे उस आदमी को लगा बाप रे मर गए, आज एनकाउंटर पक्का। जैसे ही दरवाज़ा खुला उस आदमी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, गोली चला दी। एक गोली पुलिस वाले की जांघ में लगी। पुलिस वाले संभल पाते कि वह आदमी खिड़की से कूद गया। अब आगे आगे वह आदमी, पीछे पीछे सूरत पुलिस का काफिला। आखिर सवाल है कि सूरत पुलिस तो चेक करने आई थी कि यहाँ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है ना। तब उस आदमी को डरने की क्या ज़रूरत, वह ऐसा काम करने तो आया नहीं था। फिर उसके पास बंदूक कहाँ से आई, पुलिस पर गोली क्यों चलाई, आखिर वह आदमी था कौन? अरे मामा, इसका जवाब आपको सूरत में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा सूरत से करीब 350 किलोमीटर दूर मुंबई में। इस आदमी के बारे में जानना है कि वह कौन था, पुलिस को देख गोली क्यों चलाई, इसके बाद उस आदमी का क्या हुआ। तब तो मुंबई अंडरवर्ल्ड के खून से लिखे हुए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटाने पड़ेंगे। तो फिर चलिए कहानी की ओर चलते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्राइम की कहानियाँ वो भी फिल्मी अंदाज में यहीं पर मिलेगी। इस तस्वीर को देखो। शायद यह तस्वीर मुंबई में पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हुई उससे पहले की है, क्योंकि गैंग वॉर के बाद तो दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो साथ में तस्वीर खिंचाने का कोई चांस ही नहीं था। इस तस्वीर में दाऊद के अगल बगल में जो 3 लड़के खड़े हैं वह एक जमाने के पठान गैंग के सबसे खूंखार लड़ाकू गैंगस्टर हुआ करते थे। असल मायनों में इन्हीं लड़कों ने लाला के पठान गैंग का पूरे मुंबई में दबदबा बनाया था। यह है अमीरजादा, इसके पास में है करीम लाला का भतीजा समत खान, फिर दाऊद, और दाऊद के बगल में जो लड़का खड़ा है वह है आलमजेब। और आज की कहानी इसी आलमजेब की है। अरे मामा, ये आज़ादी के पहले की बात है। अफगानिस्तान के काबुल में कस्बा है। इस कस्बे के लोगों को कबाली कहते हैं। वैसे तो ये लोग पठान ही हैं। खैर, आज़ादी से पहले करीम लाला, नवाब खान और जंगरेज खान का परिवार भारत आ गया था। ये लोग मुंबई आए और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपनी पकड़ जमा ली। आगे चलकर ये पठान गैंग के नाम से मशहूर हुए। इनका बॉस था करीम लाला, और करीम लाला के 2 हाथ माने जाते थे, जंगरेज खान और नवाब खान। दोनों में गजब की यारी। आगे चलकर नवाब खान को एक लड़का हुआ अमीरजादा, जबकि जंगरेज खान के घर पैदा हुआ आलमजेब। इन दोनों में भी अपने पिताओं की तरह याराना था, साथ में उठना बैठना, और जब हथियार उठाया तब भी साथ में। आलमजेब और अमीरजादा को पूरे मुंबई में जय वीरू की जोड़ी के नाम से पुकारा जाता था। इसे लंबू छोटू की जोड़ी भी कहते थे, क्योंकि अमीरजादा जो था वह तगड़ी कदकाठी वाला था, जबकि आलमजेब की हाइट कम थी। खैर, आलमजेब के 3 और भाई थे। सबसे बड़ा आलमजेब, फिर अयूब, याकूब और सबसे छोटा शहजादा। इधर पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच धीरे धीरे धंधे को लेकर दरारें बढ़ने लगी। दाऊद और उसके भाई पठान के इलाके में जाकर धंधा करने लगे, और ये बात पठानों को पसंद नहीं थी। पठानों का कहना था, तुम धंधा करो, किसने रोका, पर अपने इलाके में करो, हमारे इलाके में दखल मत दो। लेकिन दाऊद भाइयों में पैसा और पावर का भूत सवार था। वह किसी की सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना दखल जारी रखा। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने
पठान गैंग और दाऊद गैंग की ये दुश्मनी खून खराबे पर उतर आई। कभी उसका आदमी तो कभी इसका आदमी मारा जाता, मानो मुंबई में खून पानी की तरह बहने लगा। तब इस खून खराबे को रोकने 80 के दशक में हाजी मस्तान के घर पर एक मीटिंग होती है, जिसमें दोनों पक्ष को कुरान शरीफ पर कसम दिलाई जाती है कि आज से दुश्मनी खत्म कर अपने अपने इलाके में धंधा करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर की हत्या हो जाती है। इसमें पठान गैंग के आलमजेब और अमीरजादा का नाम सामने आया। इस पर अलग से हमने वीडियो बनाया है कि कैसे दाऊद के भाई साबिर को इन लोगों ने मौत के घाट उतारा था और फिर कैसे अपने भाई की मौत का बदला लेते हुए दाऊद ने अमीरजादा को भरे अदालत में ठुकवा दिया था। तो इस वीडियो को जरूर देखें। लगता है मामा कहानी में हम थोड़ा आगे चले गए। साबिर का कत्ल कर अमीरजादा और आलमजेब अंडरग्राउंड हो जाते हैं और इस दौरान दोनों एक बड़ा कांड करते हैं, क्योंकि साबिर के मर्डर के बाद ये दोनों एक लंबे अरसे तक अंडरग्राउंड हो गए। इस दौरान हफ्ता वसूली फिरौती का जो पैसा आता था वह भी बंद हो गया। अब दोनों को पैसों की खूब ज़रूरत थी। 1982 की बात है। दिलीप कुमार की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था शक्ति। एक रोज़ आलमजेब और अमीरजादा अपना हुलिया बदल कर थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। अब यहाँ इसी फिल्म की कहानी देखकर इनके खोपड़े का ट्यूबलाइट जला कि फिल्म तो बहुत अच्छी चल रही है, क्यों ना इस फिल्म के प्रोड्यूसर को ही किडनैप किया जाए। करोड़ों का रुपया कमाया है इसने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बशीर रियाज। यहाँ बता दूँ कि बशीर और रियाज दोनों अलग अलग शख्स है। इन लोगों ने प्लान बनाया, इन दोनों में से जो भी अपने हाथ लगेगा उसे उठा लेंगे। और एक दिन बशीर को किडनैप कर लिया और बहुत मारा पीटा। 20 लाख रुपये की डिमांड की। मार के डर से बशीर पैसा देने तैयार हुआ। एडवांस में 2 लाख रुपये थे और छुटने के बाद एक हफ्ते में 18 लाख देने थे। लेकिन अब बशीर जा पहुंचा तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो के पास। फिर क्या होना था, पूरे मुंबई में इन दोनों किडनैपर्स की तलाश शुरू हुई। अब मुंबई में रहना सेफ नहीं था, तो ये दोनों आ पहुंचे गुजरात। और गुजरात के अहमदाबाद में उस जमाने में नामचीन डॉन अब्दुल लतीफ़ के कालूपुर एरिया में पनाह ली। इधर मुंबई पुलिस को मुखबिरी मिली कि आलमजेब और अमीरजादा अहमदाबाद के कालूपुर में अब्दुल लतीफ़ के इलाके में छिपे हैं। मुंबई पुलिस अहमदाबाद आती है। आलमजेब तो नहीं मिला, लेकिन अमीरजादा इनके हाथ लग गया। फिर इसे मुंबई लाया जाता है, जहाँ कोर्ट में पेशी के दौरान दाऊद अपने शूटर को भेजकर उसे गोलियों से शूट करवा देता है। इधर अहमदाबाद में रहना अब आलमजेब के लिए खतरे से खाली नहीं था, तो वह अपने एक कॉन्टेक्ट का यूज़ कर अहमदाबाद से सूरत आता है। अपने उस दोस्त के घर रुकता है, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक पुलिस की रेड पड़ी। वह पुलिस पर गोली चलाकर खिड़की से कूद जाता है। दरअसल पुलिस पर गोली चलाकर वह पीछे की ओर भागता है और खिड़की खोलकर वहां से पाइपलाइन पकड़कर नीचे उतरता है। जब वो पाइपलाइन से नीचे उतर रहा था कि पाइपलाइन टूट गई। पाइप टूटा तो आलमजेब नीचे गिरा। काफ़ी अंधेरा था। अचानक नीचे गिरने की वजह से उसकी पिस्टल भी कहीं खो गई। जब वह इधर उधर पिस्टल ढूंढ रहा था कि ऊपर खिड़की से पुलिस वालों ने अंधेरे में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक गोली आलमजेब के पैर में लगी। काफ़ी खून बहने लगा तो वह पिस्टल छोड़ लंगड़ाते हुए वहां से भागा। उसे पता नहीं था वह कहाँ जा रहा है। चारों ओर अंधेरा था। करीब आधा मील दूर पहुंच गया, तभी उसे गाय भैंस का एक बाड़ा दिखा। वो इस बाड़े में घुस जाता है। अरे मामा, ये इलाका था सूरत के भरवाड़ों का। भरवाड़ माने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है, निडर और साहसिक। ज़्यादातर ये लोग पशुपालन का काम करते हैं और कद काठी से भी तगड़े होते हैं। इधर आलमजेब जैसे इनके इलाके में घुसा कि भरवाड़ों को लगा शायद कोई चोर घुस आया है चोरी करने। फिर क्या, वहाँ खटिया पर सो रहे सारे भरवाड़ अपनी लाठियाँ लेकर टूट पड़े आलमजेब पर। मार मार कर अधमुआ कर दिया। इधर पुलिस भी आलमजेब को ढूंढते ढूंढते इस इलाके तक पहुंच गई। यहाँ थोड़ा शोर शराबा था। पुलिस ने आकर देखा तो यहाँ जमीन पर एक आदमी पड़ा हुआ था। सूरत पुलिस को ये पता नहीं था कि जिस शख्स की हम तलाश कर रहे हैं वह मुंबई का एक बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन यहाँ जमीन पर उसे पड़ा देख पुलिस वाले पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब पुलिस ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और ढाई ढाई कर दी गोलियां आलमजेब की बॉडी में उतार दी। पुलिस को था कि इसके पास हथियार है, ये हमारे पर गोली चलाए इससे पहले हम ही इसको गोली मार दे। इस चक्कर में आलमजेब मारा गया, जबकि पिस्टल तो वहाँ अंधेरे में ही खो गई थी। खैर, इस तरह मुंबई का उस जमाने का एक बड़ा गैंगस्टर सूरत शहर के बाहरी इलाके में खेत के बीचों बीच
भरवाड़ों के बाड़े में 1985 में दिसंबर के महीने में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया था। तो भाई लोग ये थी कहानी। अब कमेंट कर जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।